नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। एनसीईआरटी बुक की सीरीज में दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5th, जो जल का चैप्टर हमारा चल रहा था। इसका पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं। आज मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूं दोस्तों। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। जो महासागरीय धाराएं दोस्तों, उसको हम थ्योरी पार्ट में भी देखेंगे और साथ ही साथ मैप पर भी समझने का प्रयास करेंगे कि महासागरीय धाराएं कैसे चलती हैं, कहाँ से उठती हैं, ठंडी धाराएं किस जगह पर चलती हैं, गर्म धाराएं किस जगह पर चलती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि जो महासागर है दोस्तों, महासागर, सागर, झील, नदी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो पार्ट 2 में दोस्तों इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, एनसीईआरटी बुक की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ। और ये जो सीरीज चल रही है उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जल चैप्टर में दोस्तों, वो है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो देखो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि नियमता यानी कि नियम के अनुसार जो होता है महासागर का जल होता है, महासागरीय जल जो होता है दोस्तों, वो दिन में एक नियमता जो है उठना और गिरना। तो उसका उठना और गिरना जो है दोस्तों, ये एक क्रिया होती है उसमें। और ये कब होता है दोस्तों? एक दिन में, यानी प्रतिदिन कम से कम 2 बार होता है ये। तो एक उठना और उस जल का उठ करके गिरना, वही दोस्तों ज्वार भाटा कहलाता है। ये जो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से ज्वार भाटा का उठना होता है। ज्वार भाटा में जो क्रिया होती है दोस्तों, वो दिन में 2 बार, और ये उठना और गिरना जो क्रिया होती है उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। देखो दोस्तों, जब हवा के द्वारा या जब तेज हवा चलती है महासागरों में या किसी अन्य कारणवश जल बहुत ऊंचाई तक उठता है और उठ करके दोस्तों हवा महासागर से स्थल की ओर चलती है, और वो जल हवा जो है दोस्तों महासागरीय जल को जो है खींच करके या धकेल करके स्थल की तरफ लाता है, और वो ऊंची 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 लहरें उसमें उठने लगती हैं। और ये जब आकर के तट के एक हिस्से को डुबोता है दोस्तों, और काफ़ी दूर तक फैल जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वार कहते हैं। क्योंकि ये उठ के आया है और ये अपने परिक्षेत्र में कुछ हिस्से को कवर किया है, यानी कि उसका जल कुछ दूरी तक फैल गया है। ऐसी स्थिति को कहते हैं ज्वार। और जब ये ज्वार दोस्तों, जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहा जाता है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, जब आप बीच पर घूमने के लिए जाते हैं उस समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समुद्र का जल है दोस्तों एकदम तट पर आ जाता है, एकदम अचानक से भरा हुआ तट वो दिखाई देता है और लहरें उठने लगती हैं। उस समय जो स्थिति बनती है दोस्तों, वो ज्वार की स्थिति बनती है। लेकिन अब कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि वही जल दोस्तों जो तट के एकदम पास में रहता है, वो जल काफ़ी पीछे हट जाता है, समुद्र के एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसी स्थिति को दोस्तों भाटा कहा जाता है। तो ज्वार और भाटा उठने की क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, और इसको हम समझते हैं दोस्तों इमेज के माध्यम से और थ्योरी पार्ट के माध्यम से। ये घटनाएं कब और क्यों कैसे घटती हैं, आगे देखते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है, उस वजह से जो है ज्वार भाटा का क्रिया जो होता है वो उठता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और पृथ्वी पे भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इन तीनों के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की ही बात क्यों की गई दोस्तों? उसका कारण है कि सूर्य पर तो पानी है, और ये उसके सूर्य पर जो जल है दोस्तों, वो पृथ्वी पर जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है दोस्तों पृथ्वी पर रुका हुआ है, और चंद्रमा और सूर्य पर नहीं है। इस वजह से दोस्तों यहाँ के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जब आपस में दोनों एक साथ मिल जाते हैं, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर के काम करता है, तो पृथ्वी पर मौजूद जो है जल है दोस्तों, महासागरीय जल,
उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से खींचते हैं, शक्ति के कारण खींचते हैं। इस वजह से दोस्तों ज्वार एवं भाटा की क्रिया उत्पन्न होती है। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होते हैं, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिस कारण से ज्वार उठते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी पर जल जो मौजूद है वो जल दो है दोस्तों चंद्रमा के निकट होता है। यानी कि निकट कब होगा दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति आएगी पृथ्वी और सूर्य दोनों पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों एक स्थिति बन रही है जब दोनों एक लाइन पर एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका गुरुत्वाकर्षण इस पर और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर, यानी कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक ही दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद जो जल है दोस्तों उस पर गुरुत्वाकर्षण का असर बिल्कुल देखा जाता है, और ऐसी स्थिति जब बनती है तो उस समय जो पृथ्वी पर मौजूद जल है उसको अपनी तरफ खींचने का काम ये करने लगते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे बताया गया कि पृथ्वी पर जो जल मौजूद है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होता है, और जिस कारण से ज्वार उठते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि पूर्णिमा और अमावस के दिन, पूर्णिमा और अमावस के दिन जो है दिनों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, आप यहाँ पर देख रहे हो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, और सीधी रेखा में होने की वजह से दोस्तों इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। और सबसे ऊंचे ज्वार उठने का जो समय होता है वो पूर्णिमा एवं अमावस के दिन ही होता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश पर होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार उठ जाता है या निम्न ज्वार आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों जब ये चंद्रमा जो है अंतिम चतुर्थार्थ यानी या प्रथम चतुर्थार्थ में होता है तो सूर्य से दूरी पर होता है। सूर्य से दूरी होने के यानी इसके विपरीत दिशा में हो रहा है, बीच में पृथ्वी आ रही दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उतना तेज काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो काम ना करने की वजह से दोस्तों यहाँ पर निम्न वो ज्वार उठते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार का उठना होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भी कहते हैं। आगे देखते हैं, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। तो बिल्कुल दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जो उच्च ज्वार आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं, और ऐसी स्थिति में दोस्तों जो ज्वार भाटा उठता है, तो ऐसी स्थिति में जो ज्वार भाटा उठता है वो उच्च ज्वार भाटा उठता है दोस्तों, और ये नौ संचालन में बहुत ही सहायक होता है। ये जल को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो देखो दोस्तों कितने सहायक हो रहे हैं, जहाज़ों को जो है तट के बंदरगाहों तक पहुंचाने में बहुत ही सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। तो देखो दोस्तों मछली पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है कि उच्च ज्वार भाट किसके लिए सहायक होता है, तो ये मछली पकड़ने में बहुत सहायक है। उच्च ज्वार भाट के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि उच्च ज्वार जब उठता है दोस्तों, एक गति के साथ जब जो महासागरीय जल ऊपर उठते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मछलियाँ भी साथ ही साथ तो तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें भी आती हैं, उसको भी देखते हैं दोस्तों। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ते हैं जब उच्च ज्वार उठता है, और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग बहुत विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जब ज्वार भाप आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, मैं आपको बताया भी हूँ कि बिजली उत्पन्न कैसे किया जाता है और बिजली उत्पन्न करने का क्या माध्यम है, और मैं आगे भी आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से ज्वार भाटा जब उठते हैं, ज्वार भाटा द्वारा किस तरीके से बिजली उत्पन्न किया जाता है। महासागरों में एक सक्रिय से स्थान पर बांध बना दिया जाता है, वहीं पर जो है
वहीं बांध पर टरबाइन लगा दिया जाता है और जब उच्च ज्वार उठता है दोस्तों तो उस बांध के बाद में जो पाइप बड़ी बड़ी पाइप लगाई जाती है या छेद की जाती है उससे ज्वार द्वारा महासागरीय जल अंदर आता है, तब भी टरबाइन घूमता है और ये ज्वार जब ज्वार वापस जाता है तब भी जो है दोस्तों वो टरबाइन घूमता है। कुछ इस क्रिया द्वारा महासागरीय जल से जो है दोस्तों बिजली भी उत्पन्न की जाती है। आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और क्यों उठती हैं, इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये नियमित निश्चित दिशा में बहती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं वो निश्चित दिशा में बहती हैं, उनका दिशा जो है कभी बदलता नहीं, वो एक ही दिशा में दोस्तों बहती हैं और वो नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो महासागर में जो धाराएं जब बहती हैं, महासागरीय धाराएं जिसे हम कहते हैं, वो गर्म और ठंडी हो सकती हैं। यानी महासागर में बहने वाली धाराएं दो तरीके की होती हैं, एक ठंडी धारा बहती है और एक गर्म धारा बहती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गर्म धाराएं होती हैं, सबसे पहले आपने देखा कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म एवं ठंडी धाराएं हो सकती हैं। लेकिन गर्म धाराएं दोस्तों कहाँ से उठ रही? गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ा है दोस्तों, आप जानते भी हो कि भूमध्य रेखा के पास सूर्य सबसे अधिक चमकता है और इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस वजह से वहाँ से दोस्तों भूमध्य रेखा से ही गर्म धाराएं बहती हैं और ये जब भूमध्य रेखा से दोस्तों ये उठती हैं तो जाहिर सी बात है ये ध्रुवों के पास ही जाएंगी। तो ये जो भूमध्य रेखा, मान लो दोस्तों कि भूमध्य रेखा ऐसे बीच में है और एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव ऊपर है और दक्षिणी ध्रुव नीचे है, तो भूमध्य रेखा से उठने वाली धाराएं ध्रुव की तरफ जाएगी, ऊपर की धाराएं उत्तर की दिशा में और नीचे की धाराएं जो है दोस्तों दक्षिण की दिशा में जाएगी। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा से उठने वाली धारा दोस्तों ध्रुवों तक जाती है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है गर्म धाराएं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ये महत्वपूर्ण है कि ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है यानी प्रवाहित होती है, ध्रुवों की ओर जाती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर गर्म धाराएं भूमध्य रेखा पर उठ रही थी तो ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुवों पर या उच्च अक्षांशों से ही उठेंगी और ये कहाँ प्रभावित होंगी दोस्तों? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होगी। तो आप जानते हो कि जो ठंडी धाराएं होती हैं दोस्तों वो जहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, ताप अधिक होता है, उस तरफ उच्च दाब वाली हवाएं निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लिब्राडोर एक जगह है दोस्तों, लिब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है शीत धाराएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिब्राडोर वो धाराएं शीत धाराएं यानी कि ठंडी धाराएं हैं। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा दोस्तों लिब्राडोर धाराएं जो है वो किस तरीके से शीत धाराएं हैं, जबकि वहीं पर गल्फ स्ट्रीम जो है धाराएं दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो गर्म धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्षेत्र को जिस क्षेत्र से गुजरती हैं, जिस क्षेत्र से निकलती हैं, उनके रास्ते में जो स्थलीय क्षेत्र पड़ता है दोस्तों उस क्षेत्र को बहुत प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। बिल्कुल, अगर गर्म धाराएं जिस भी क्षेत्र से, जिस स्थलीय क्षेत्र से गुजरेंगी दोस्तों वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और जिस क्षेत्र पर गर्म धाराएं और शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मस्त क्षेत्र माना जाता है। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों शीत धाराएं एवं गर्म एवं शीत ठंडी दोनों धाराएं मिलती हैं, जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिल गई वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मछली पकड़ने के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास के
जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जापान के आसपास गर्म एवं ठंडी धाराएं मिल रही हैं और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर भी गर्म और ठंडी दोनों धाराएं मिलती हैं। तो दोनों जगह पर दोस्तों मछली पकड़ने का बहुत ही सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। मछली पकड़ने के लिए आसान होता है, क्योंकि आपने देखा कि गर्म और ठंडी धाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए उच्चतम माना जाता है। जिस तरीके से अपनी ज्वार और भाटे के बारे में पढ़ा था कि जब उच्च ज्वार आते हैं तो वो मछलियों पकड़ने में सहायक करते हैं। कुछ इसी तरीके से जहाँ पर ठंडी एवं गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ने के लिए वो मछलियों का क्षेत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम भी बन जाता है। तो आप देख रहे हो जहाँ ठंडी एवं गर्म धाराएं मिल रही वहाँ पर एक आपको क्रियाकलाप और देखने को मिल रही है कि वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बन जाता है। इसके लिए क्या होता है, जब कोहरे वाला मौसम बन जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यानी दोस्तों जब कोहरा उत्पन्न हो जाएगा तो जो नौ संचालक होगा वो रास्ता नहीं देख पाएगा, उसे रास्ता दिखेगा नहीं किधर जाना है, दिशा में दिक्कत होगी, नाव चलाने में दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत एक आती है दोस्तों। लेकिन आप देख रहे हो कि मछलियों पकड़ने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान माना जाता है जहाँ पर ठंडी एवं गर्म धाराएं दोनों मिलती है। अब हम दोस्तों मैप के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर गर्म धाराएं बहती हैं, कहाँ पर ठंडी धाराएं बहती हैं और इसका एक निश्चित दिशा किस प्रकार से है और किस प्रकार से ये धाराएं चलती हैं। तो देखो दोस्तों इस मैप में हम विश्व मैप में समझते हैं कि जो धाराएं चलती हैं, धाराएं कैसे चलती हैं और कहां से उठती हैं और उसका एक निश्चित दिशा कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने पढ़ा था कि जो धाराएं बहती हैं, धाराएं चलती हैं, इनका एक निश्चित दिशा होता है। तो सबसे पहले आप देखो दोस्तों इसका निश्चित दिशा किस तरीके से हो रहा है। आप देखो यहाँ से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से ये ऊपर की तरफ उठ रही हैं जो उत्तरी गोलार्ध में जा रही हैं और नीचे यहाँ पर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इधर उठ रही हैं। तो कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कुछ इस दिशा में। तो देखो दोस्तों इनका एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित दिशा में जा रही हैं। यानी कि जब ये उठ रही है दोस्तों, जो उठने के बाद उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी धाराएं दोस्तों ये दाहिनी तरफ घूम रही हैं। इनका जो चक्रण है वो दाहिनी तरफ हो रहा है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करिए गर्म धाराओं की बात हो रही है, ये दाहिनी तरफ जा रही हैं। अगर विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये बाईं तरफ घूम रही हैं। दोस्तों आप सभी धाराओं को देखो, ये बाएं तरफ घूम रही हैं। जितनी भी धाराएं हैं दोस्तों ये बाएं तरफ घूम रही हैं। तो इनका एक निश्चित दिशा है। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो गर्म रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के पास से उठ करके ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो आप ये विषुवत रेखा देख रहे हो दोस्तों, और आपको जितने भी इस इमेज में, इस मैप में जितने भी आपको लाल कलर के तीर दिख रहे हैं दोस्तों, वो लाल कलर के तीर जो हैं सभी गर्म रेखाएं, गर्म धाराएं हैं। तो गर्म धाराएं आप देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के पास की बात दोस्तों, तो यहाँ पर देखो विषुवत रेखा के अगर हम उत्तर में बात करें तो यहाँ से धारा उठी दोस्तों और कुछ इस तरीके से दाहिने तरफ घूम के इधर आ जाती है। और यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ से ये धाराएं उठ रही हैं और यहाँ से देखो दोस्तों विषुवत रेखा के पास से यहाँ से ये धाराएं उठी और ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ दाहिने तरफ घूमते हुए यहाँ पर इधर जाती है और फिर यही धाराएं दोस्तों यहाँ से निकल करके फिर इधर आती है। और हम अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें दोस्तों तो यहाँ से आप देख रहे हो किस तरीके से इक्वाडोर विपरीत धारा जो है दोस्तों, यहाँ से ब्राज़ीलियन धारा, उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर पश्चिमी वायुधारा कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर यहाँ पे बात करो दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक धारा है कि अवग्लास धारा, फिर पश्चिमी वायु अपवाह, तो कुछ इस तरीके से ये धाराएं चल रही हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से विषुवत रेखा से उठी और ध्रुव की तरफ बढ़ रही हैं और ये भी धाराएं दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ से विषुवत रेखा से उठ करके ध्रुव के पास जा रही हैं। ये गर्म धाराओं की बात हो गई। अब अगर ठंडी धाराओं की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ विषुवत रेखा के आसपास आपको ठंडी धाराएं देखने को नहीं मिल रही हैं। ठंडी धाराएं दोस्तों आपको ध्रुव के पास देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो जो नीले कलर के तीर दिख रहे हैं वो सब ठंडी धाराएं हैं और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये ध्रुव की तरफ से आ रही हैं। इनका जो संकेत आने का दिख रहा है दोस्तों, ये ध्रुव की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही हैं।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने पढ़ा था कि जो लिब्राडोर की धाराएं दोस्तों ठंडी धाराएं हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये ध्रुव की तरफ से लिब्राडोर की धाराएं इधर से आती है और यहाँ पर ठंडी धाराएं और यहाँ पर आकर के दोस्तों मिलती हैं, जहाँ पर आपने पढ़ा था भी कि अमेरिका के पूर्वी हिस्से में अमेरिका के पूर्वी हिस्से में गर्म और ठंडी धाराएं। तो कुछ ये स्थान है जहाँ पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं मिलती हैं, जो मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है। और उसके बाद आपने पढ़ा था दोस्तों कि जापान के आसपास, तो ये जापान के आसपास का क्षेत्र ये होता है दोस्तों, जहाँ से ये ठंडी धाराएं आ रही है और यहाँ से ये गर्म धाराएं उठ रही हैं। यानी कि भूमध्य रेखा ध्रुव से दोस्तों ठंडी धारा आ रही है और भूमध्य रेखा से ये गर्म धारा उठ रही है और यहाँ पर आकर के मिलती हैं दोनों धाराएं। और ये जापान के आसपास का क्षेत्र दोस्तों, ये है जापान, और जापान के आसपास का ये क्षेत्र है जहाँ पर जो दोस्तों मछली पकड़ने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव की तरफ आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर भी ठंडी धाराएं बह रही हैं। ठंडी धाराएं ये देखो यहाँ पर चल रही हैं और ये भी ठंडी धाराएं वो ध्रुव की तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं। उसके साथ ही साथ आपने एक चीज़ और पढ़ा था इसमें दोस्तों कि जहाँ पर जहाँ पर जो धाराएं चलती हैं उसके स्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर वो धाराएं उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर गर्म धाराएं वहाँ पर बहेंगी दोस्तों तो वहाँ पर जो है वो मौसम गर्म रहेगा। अगर ठंडी धाराएं बहेंगी तो वहाँ का मौसम जो है दोस्तों ठंडा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण धारा हैं जिससे आपको याद रखना चाहिए। और देखो दोस्तों, इसमें गर्म धाराएं आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं जो स्थलीय क्षेत्र के आसपास पाई जा रही। इसमें से ठंडी धाराएं आपको कम देखने को मिल रही हैं, गर्म धाराएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जो ठंडी धाराएं दोस्तों उसे आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो अमेरिका के आसपास, उत्तरी अमेरिका के आसपास आपको दिख रहा है दोस्तों एक कैलिफोर्निया धारा। तो कैलिफोर्निया धारा दोस्तों ध्रुव से उठता है और यहाँ पर आकर के ये ठंडी धारा ये यहाँ पर मिल रही। तो कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा दोस्तों। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर लिब्राडोर धारा। लिब्राडोर धारा जो है दोस्तों यहाँ पर आकर के ठंडी धारा है और यहाँ पर आकर के मिलती है। और यही धारा जो है दोस्तों यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आती है और ये कैनरीज धारा जो है ठंडी धारा यहाँ तक ध्रुव तक आती है दोस्तों। यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास तक यही धारा आती है, ठंडी धारा। उसके बाद दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो यहाँ पर आयासीय धारा एक है, वो भी ठंडी धारा है दोस्तों, जो ध्रुव की तरफ से आती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ये 4 धाराएं जो महत्वपूर्ण जो ठंडी धाराएं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण ठंडी धाराएं होती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें दोस्तों तो एक ये पेरू धारा है दोस्तों। ये पेरू की धारा जो है दोस्तों, जिसे हम हम्बल टोडस कहते हैं, ये एक ठंडी धारा है जो ध्रुव की तरफ आ रही है। उसके बाद दोस्तों फाल्कलैंड धारा, ये ठंडी धारा है जो दक्षिणी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, इस हिस्से को प्रभावित करती है और यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, एक हम अफ्रीका द्वीप के पास की बात करें तो अफ्रीका द्वीप के पास दोस्तों वेनेजुएला धारा है। ये भी ठंडी धारा जो ध्रुव की तरफ से निकल के ये विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास दोस्तों एक धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। इसी धारा की वजह से दोस्तों जो वो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों, जो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी रेगिस्तान देखने को मिल जाता है। इसी ठंडी धारा की वजह से यहाँ का क्षेत्र रेगिस्तानों में बदला हुआ है। और यहाँ पर जो कैरिजियन धारा है दोस्तों, कैनरीज धारा है, इस वजह से जो है दोस्तों यहाँ का जो अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान का जो मरुस्थल है, इस वजह से इस धारा की वजह से ये रेगिस्तान में बदला हुआ दोस्तों। तो ये कुछ ठंडी और गर्म धाराएं थी दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे इमेज पर, वहाँ पर देखते हैं महासागर, सागर, नदी और झीलों के बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सागरों के बारे में और झीलों के बारे में, नदियों के बारे में। उसके पहले हम लोग देखते हैं जो महासागर है दोस्तों, उसको महासागर को देखते हैं। महासागर मुख्यतः 5 होता है दोस्तों, जो आपने एनसीईआरटी बुक 6 क्लास में या 7th क्लास की बुक में आपने देख लिया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ
5 महासागरों की बात की गई है। लेकिन आपने गाना भी सुना होगा दोस्तों, 7 समंदर पार न खेरे, तो उसमें 7 समुंदर की बात किस तरीके से कर दी गई। हमने तो सिर्फ 5 समुंदर के बारे में पढ़ा है, 5 महासागर के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे उस गाने में 7 समुंदर कैसे आ गया और वो जो अभिनेत्री थी दोस्तों 7 समुंदर कैसे पार कर गई। तो देखते हैं, जो 5 समुंदर है पहले उसको देखते हैं, फिर उस फिल्म में जो 7 समुंदर की बात की गई है उसको भी हम देख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, और यही प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है दोस्तों। तो ये प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरा, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अटलांटिक महासागर जिसे हम कहते हैं यस आकार का महासागर है, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत व्यस्त महासागर है दोस्तों, तो ये अटलांटिक महासागर है। उसके बाद दोस्तों बात आती है हिंद महासागर की। हिंद महासागर की जिसे कहा जाता है कि ये गोलाकार है, तो हिंद महासागर ये है दोस्तों। हिंद महासागर के बाद दोस्तों आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बाद आता है दक्षिणी महासागर। इसको हम आपको एक दूसरी इमेज पर ले चलता हूं और उस इमेज पर भी आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों ये 5 महासागर किस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद आप यहाँ पर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद आप ऊपर देख रहे हो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में देख रहे हो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी महासागर। तो ये 5 तो महासागर हो गए दोस्तों, जो 5 महासागरों को हम जानते हैं और 5 प्रमुख 5 महासागर हैं। लेकिन दोस्तों जो 7 महासागर की 7 सागर की बात की गई थी, उस गाने में 7 सागर किस प्रकार से बताया गया था उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर 1 हो गया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर 2 हो गया। यानी कि दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है इसे 2 भागों में बांट दिया गया। 2 तो ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों प्रशांत महासागर जो है इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर 4 हो गए, और आर्कटिक महासागर 5 हो गए, दक्षिणी महासागर 6 और हिंद महासागर 7। तो इस तरीके से उस फिल्म की अभिनेत्री जो है 7 समंदर को पार कर गई दोस्तों। तो ये तो हो गए हमारे 5 महासागर और उस फिल्म में दर्शाए गए 7 महासागर। अब हम देखते हैं इसमें प्रमुख जो सागरों की बात है दोस्तों, प्रमुख सागर को देखते हैं कौन कौन से प्रमुख सागर है जो मुझे पढ़ना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पे कोरल सागर आता है। कोरल सागर है दोस्तों जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, और दक्षिण के दक्षिण हिस्से में पड़ता है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर, और चीन के पूर्व में पड़ता है पूर्वी चीन सागर। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, चीन के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर आता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों एशिया में, तो यहाँ पे दोस्तों एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, और यहीं पर ही दोस्तों एक मृत सागर भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो कैस्पियन सागर, लाल सागर और यहाँ पर मृत सागर है दोस्तों। अब अगर हम भारत के पास की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा सागर नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को भी हम गिनते हैं। फिर अरब सागर आता है दोस्तों, अरब सागर, यहाँ पर लाल सागर एक सागर ये भी है दोस्तों, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है क्योंकि हम 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें जितने सागर दिए गए हैं हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर भूमध्य सागर, यानी कि जो बीचों बीच में ये आप इसके चारों तरफ स्थल देख रहे हो और ये बीच में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे जिब्राल्टर जो एक जगह है दोस्तों, वहाँ से एक जाने का जगह है जिसे भूमध्य सागर के की कहा जाता है। एक बहुत पतला सा सकरा सा जगह है दोस्तों, उस रास्ते से यहाँ आया जाता है। तो ये स्थल के बीच में फंसा है, इस वजह से इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ऊपर आर्कटिक महासागर है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कोई सागर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सागर दिख रहा है मुझे, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर वहाँ पर है जहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के स्थल मिलते हैं, उस स्थान पर कैरिबियन सागर है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण सागर थे दोस्तों जो 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इसमें बहुत कम ही सागर दिए गए हैं, लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे से सागरों को याद करेंगे दोस्तों, तो आगे चल करके हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और एक साथ बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम झील की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है,
विनिपेग झील है, सुपीरियर झील दोस्तों जो सब विश्व में सबसे अच्छे मीठे पानी के लिए फेमस दोस्तों। तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। हुरन झील जो है दोस्तों वो भी यहीं पे पड़ता है। और साल्ट लेक सिटी झील यहाँ पर भी, वो भी अमेरिका में ही पड़ता है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विक्टोरिया झील आप देख रहे हो जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, विक्टोरिया झील। अब अगर हम दोस्तों वहीं पर नदी की बात करें, कौन कौन से नदी है महत्वपूर्ण, तो नदी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एक मिसिसिपी नदी जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और अमेजन नदी जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो अमेजन नदी के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि चौड़ाई की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी नदी विश्व की अमेजन नदी। और यहाँ पर देखो दोस्तों एक नील नदी है, और नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये लंबी नदी है और ये बड़ी नदी है दोस्तों, दोनों में अंतर समझना। बड़ी यानी कि चौड़ाई में बड़ी है, और लंबी यानी कि जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। और यहाँ पे नाइजर नदी है, नाइजीरिया के आसपास नाइजर नदी है दोस्तों, यहाँ पर देख लो। फिर यहाँ पर कांगो नदी है, ऑरेंज नदी। और हम बात करते हैं यूरोप में दोस्तों, तो यहाँ पे दनुवी नदी यहाँ पर है। चीन में हांगही नदी है दोस्तों। और भारत और चीन के सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को देख रहे हो, जो चीन में इस नदी को किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे ही भारत में प्रवेश करती है इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और साथ ही साथ गंगा नदी देख रहे हैं दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में एक नदी पड़ती है दोस्तों जिसे डार्लिंग नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, और साथ ही साथ सागर के बारे में दोस्तों, और महासागरों के बारे में भी हमने देखा। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझते हैं दोस्तों कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम जानकारी दी गई है लेकिन अच्छी जानकारी दी गई है। आपको इस इमेज से देख करके, इस इमेज से पढ़ करके बहुत कम जानकारी ज़रूर मिलती है, लेकिन जो भी जानकारी मिलती है एक ठोस जानकारी मिलती है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे आपको कन्फ्यूज करे और आप कन्फ्यूज हों। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।